32 आदमी 5 दिन, ये कोई इम्पल्स में हुआ क्राइम नहीं था, ये एक सप्लाई चेन थी। और सप्लाई चेन सिर्फ बुरे लोगों से नहीं चलती, बल्कि उन आम लोगों से चलती है जो बार बार ये डिसाइड करते हैं कि किसी और की तकलीफ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। एक 13 साल की बच्ची घर जाने के लिए ई रिक्शा में बैठी, ड्राइवर ने उसे एक होटल ऑपरेटर को बेच दिया। अगले 5 दिनों में उसे 4 अलग अलग होटलों में ले जाया गया, रूम्स खोले गए, चाबियां दी गई, स्टाफ अनलॉक्ड रूम के पास से गुजरता रहा और किसी ने कुछ नहीं कहा। 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बेसिक मैथ्स ही बता देता है कि ये 14 अलग अलग फैसले नहीं हो सकते थे और सिस्टम्स एक एक छोटी कंप्लायंस से बनते हैं। यही साइकोलॉजी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उन आदमियों से नहीं पूछती जिन्होंने उस बच्चे के साथ असॉल्ट किया, ये उन सब लोगों से भी सवाल करती है जिन्होंने बस इसे रोकने की कोशिश ही नहीं की। सोशल साइकोलॉजी में इसे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट लताने और डार्ले की बायस्टैंडर रिसर्च से आया था। जब ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं तो पैराडॉक्सिकली हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम महसूस होती है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि कोई और ज़रूर कुछ करेगा। होटल के कॉरिडोर में इतने सारे स्टाफ, इतने सारे विटनेसेस, इतने सारे लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर देखा होगा। यही साइकोलॉजी इंडस्ट्रियल स्केल पे चलती है। किसी एक इंसान को इंटरवीन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि लगता है कोई और तो करेगा ही, और आखिर में कोई भी नहीं करता। इसमें एक दूसरी लेयर भी है, मॉरल डिसएंगेजमेंट, यानी वो मेंटल परमिशन जो लोग खुद को देते हैं ताकि वो किसी के हार्म में हिस्सा लेकर उसे इग्नोर करके भी अपने आप को बुरा इंसान ना समझे। होटल का मालिक खुद को ट्रैफिकर नहीं मानता होगा, वो खुद को सिर्फ एक बिजनेसमैन मानता है जिसने एक रूम रेंट पर दिया और कोई सवाल नहीं पूछा। स्टाफ का मेंबर खुद को कॉम्प्लिसिट नहीं मानता, वो सोचता है कि इंटरफेयर करना उसकी जॉब का हिस्सा नहीं है। चेन का हर लिंक खुद को ये तसल्ली दे सकता है कि उसने सबसे बुरा काम नहीं किया, और शायद यही कहानी है जिसने इस सब को 5 दिन तक चलने दिया। जंगल में नहीं, एक फंक्शनिंग सिटी में, जहां पुलिस स्टेशंस हैं, पड़ोसी हैं और दिन का उजाला भी है। अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखिए, क्योंकि ये स्टेटिस्टिकली रेयर नहीं है, ये सिर्फ अनयूजुअली डॉक्यूमेंटेड है। इंडिया में एक रीसेंट साल में 40,000 से ज़्यादा चाइल्ड रेप केसेस रिकॉर्ड हुए, जो पिछले कुछ सालों के मुकाबले लगभग डबल हो चुके हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस एग्जैक्ट फिगर को कोट करने से पहले आप खुद वेरीफाई ज़रूर करें, क्योंकि रिपोर्टिंग साइकिल के साथ नंबर्स बदलते रहते हैं। जो नहीं बदलता वो ये है कि पॉक्सो एक्ट के अंडर चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में कन्विक्शन रेट सिंगल डिजिट्स में ही रहता है, रफली 3% के आसपास, मोस्ट ट्रैकिंग के मुताबिक। पब्लिक आउटरीच की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर 3 होटल्स बुलडोज कर दिए गए। बुलडोजर्स अच्छी हेडलाइंस बना देते हैं, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होते। एक गिराई हुई बिल्डिंग चार्जशीट नहीं बन जाती, कन्विक्शन नहीं बन जाती, और उस बच्ची के लिए थेरेपी भी नहीं बन जाती जो इस ट्रॉमा का बोझ जिंदगी भर उठाकर चलेगी। डिमोलिशन की स्पीड और कन्विक्शंस की हिस्टोरिकल स्पीड के बीच का फर्क खुद एक साइकोलॉजिकल आर्टिफैक्ट जैसा लगता है। ये बताता है कि सिस्टम असल में किस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जस्टिस का फास्ट, विजिबल और फोटोग्राफेबल अपीयरेंस, ना कि वो धीमा और कम फोटोजेनिक काम जिसमें वाकई ही 32 आदमियों को प्रोसिक्यूट किया जाता है। अगर आप इस पूरी बात से कोई भी एक सीख लेना चाहते हैं तो ये है कि इस बात से आपको डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो आउटरीच सिर्फ बाहर की तरफ इशारा करता है, मॉन्स्टर्स की तरफ, दूसरे शहरों की तरफ या दूसरों की खामोशी की तरफ, वो हम सबको थोड़ी ज़्यादा ही आसानी से जिम्मेदारी से आज़ाद कर देता है। इस केस का असली सवाल ये नहीं है कि ऐसा कौन सा आदमी होता है जो ये करता है। असली सवाल ये है कि किस तरह की ऑर्डिनरी कंप्लायंस जब बार बार बहुत सारे लोगों के थ्रू रिपीट होती है और हर कोई खुद को ये समझा देता है कि इंटरवीन करना उसका काम नहीं था, तो वो ऐसे जुर्म को मुमकिन कैसे बना देती है। आओ बात करते हैं।